हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो लास्ट ईयर आप सभी के एग्जाम्स हुए थे। आप सभी के जो भी सीनियर्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसा आया था, उसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं और उस बेसिस पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं आप सभी के लिए, जो कि आपके इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लेके आए हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन और प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं और उसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। तो एक बार सेशन को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग जो ड्राइंग की क्लासेस अपलोडेड हुई हैं उसको पढ़ी होंगी और आगे भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी का आया है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं हम। डिफाइन द फॉलोइंग, हम बोल देते हैं क्वेश्चंस को, उसके बाद सॉल्व करते हुए फिर चलते हैं। ठीक है, बोला कि डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कि कुछ जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया गया है, वाटर कंटेंट दिया गया, पोरोसिटी दिया गया, तीन दिया गया, तीन टर्म, तीनों टर्म में से दो को आपको डिफाइन करके लिखना था। तो हम इसको जैसे यहाँ पे तीन दिया गया है, तीन के साथ और भी हमारे पास होती हैं, तो उन सबको भी हम डिस्कस करते सॉरी उन सबको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट और पोरोसिटी, तीन चीज़ें दे रखी है, तीन में से दो आपको लिखना था। इनके साथ साथ हम आगे भी जितनी भी है इनके साथ साथ उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या जो दिया गया है सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर बाकी जो बचते हैं उनके साथ उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, संतृप्ति मात्रा। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है कि कोई सॉइल पिंड है, कोई सॉइल मास है, उस सॉइल के मास में जो भी वॉइड है। अब आप पूछेंगे सर वॉइड क्या होता है। सॉइल जो भी होती है उसमें बीच में दो रंध्रों के बीच में कुछ गैप होता है। जैसे क्या होता है, ये हमारे पास सॉइल होता है, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को वॉइड्स बोल देते हैं। तो संतृप्ति मात्रा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब कि कितना सैचुरेट हो चुका है कोई भी सॉइल, कितना सैचुरेट हो चुका है उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोल देते हैं। कितना सैचुरेट हुआ है, डिग्री मतलब मात्रा क्या, संतृप्ति मात्रा। संतृप्त मतलब कितना सैचुरेट हुआ है, सैचुरेशन, और मात्रा मतलब कितना वो सैचुरेट हुआ है, मतलब सैचुरेशन का मतलब कितने वॉइड्स में क्या होगा, उसके पानी भर चुके हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाती है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो हमारा फार्मूला हो जाता है, अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आपको SR देखने को मिलेगा, SR मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब इसको लिख सकते हैं हम VW/VB। ये क्या होता है, हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर इसका आप डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी सॉइल पिंड में जल के आयतन तथा रंध्र मतलब कि रिक्त स्थानों के आयतन के अनुपात को क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, संतृप्त मात्रा बोल देते हैं। ये क्या होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा। आपको क्या समझ कि कितना सैचुरेट होगा। इसको बताने से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि क्या था हमारे पास, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कितने थे हमारे पास, दो फेज डायग्राम होते हैं, दो में हमारे तीन फेज डायग्राम होते हैं। एक 2 फेज डायग्राम और एक 3 फेज डायग्राम। ठीक है, ये भी
क्या होगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसमें वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड होता है, यहाँ पे एयर होता है, यहाँ पे वाटर होता है, ये यहाँ पे सॉलिड होता है, यहाँ पे सॉलिड, वाटर, एयर। ये हमारा टू फेज डायग्राम है। टू फेज डायग्राम, इसको हम क्या थ्री फेज डायग्राम बोल देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा टू फेज डायग्राम है, ये थ्री फेज डायग्राम है। इधर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो गया, इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर, सेम इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमारा हो गया वेट ऑफ वाटर, और ये वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसमें वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये फेज डायग्राम होते हैं, टू फेज डायग्राम और थ्री फेज डायग्राम। अगर इनकी बात करते हैं, ठीक है, तो जो टू फेज डायग्राम बना होता है, ये हमारा सैचुरेटेड वाटर है। ये क्या है, जिसमें केवल क्या है, हमारा एयर भरा हुआ है। ठीक है, जैसे क्या है, सॉइल सॉलिड है, सॉलिड में क्या है, हमारा एयर है। ठीक है, केवल एयर है, तो ये क्या हुआ, हमारा ड्राई सॉइल हो जाता है। क्या होता है, ये हमारा ड्राई सॉइल हो जाता है। और ये क्या है, सैचुरेटेड सॉइल है। इसको हम ड्राई सॉइल बोलते हैं, इसको सैचुरेटेड सॉइल बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों हमारा, तो ये थ्री फेज डायग्राम में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है, ये टू फेज डायग्राम हो गया, ये थ्री फेज डायग्राम। यहीं से सारी चीज़ भी, सारा फार्मूला निकल के आप सभी का आएगा। यहीं से क्या निकल के आया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कि कितना सैचुरेट हुआ है। ये सैचुरेशन आपको दिख रहा है, मतलब कि आपको सैचुरेटेड सॉइल है, ये सैचुरेटेड सॉइल के। सैचुरेटेड सॉइल का क्या मतलब कि अगर वाइट्स जो भी है सॉइल के में, जो वाइट्स है सॉइल के वाइट्स में अगर पूर्णतः पानी, पूरा पानी भर जाता है, मतलब कि अगर उसमें पानी मिलाते जाते हैं, उसके पूरे वाइट्स भर जाते हैं, लेकिन सॉइल जो वाइट्स जितना है वाटर, उतना ही उसमें पानी होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर पानी हुआ तो वो सैचुरेटेड नहीं कहलाएगा। ये मतलब क्या होगा, हमारा सैचुरेटेड सॉइल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो जितने भी वाइट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे एयर था, यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया, तो क्या हुआ, ये सैचुरेट हो गया। यहाँ पे ये ड्राई था, केवल एयर था, तो ये सैचुरेट हो गया, तो ये सैचुरेटेड सॉइल। यही हमारे निकल गया था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्या, वाइट्स। ये वाइट्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वी भी बोल सकते हैं। एयर है, यहाँ पे आप वाइट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाइट्स मतलब एयर, एयर मतलब कि वाइट्स कहाँ पे रहेंगे, एयर कहाँ पे रहेगा, वाइट्स में ही तो एयर रहेगा ना। तो वही चीज़ होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पर वॉल्यूम ऑफ वाइट से हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। अब ये टू फेज डायग्राम, थ्री फेज डायग्राम भी आपको समझ में आएगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। हमने आपको बता दिया। आप अगर इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को, सारे लेक्चर्स आपके चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, वाटर कंटेंट क्या होता है। नेक्स्ट आपसे एक एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर में, वो क्या था, वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। वाटर कंटेंट, फर्स्ट, सेकंड, वाटर कंटेंट, इसको हम एसआर से प्रदर्शित करते हैं। वाटर कंटेंट को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल डब्ल्यू से, वाटर कंटेंट को। अब वाटर कंटेंट करते क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड।
का जो रेशियो होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या वाटर कंटेंट कहलाता है। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है हमारा वाटर कंटेंट कहलाता है। वेट ऑफ वाटर पर में वेट ऑफ सॉलिड, ये जो हमारा कहलाता है इसे क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोल देते हैं। ये होगा हमारा वाटर कंटेंट। फिर थर्ड क्या आया था हमारे पास, पोरोसिटी। ठीक है, अब पोरोसिटी क्या होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पोरोसिटी। अब अगर इसकी बात करते हैं कि पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी नाम से पता चला पोरस, पोरस मतलब वाइट्स, पूरे वॉल्यूम में, जो कि हमारा पूरा वॉल्यूम था डिग्री, हमने आपको बताया 2 फेज डायग्राम में, आप चाहे 2 फेज डायग्राम लीजिए चाहे 3 फेज डायग्राम लीजिए, ये जो था ये पूरा वॉल्यूम था, कैपिटल बी, इसको हमने VS लिखा था, इसको इसको अगर हम VV लिखते हैं, जो एयर का वॉल्यूम था उसको हम VV लिखते हैं, तो कह रहा है कि पोरोसिटी कितना पोरस है, कोई भी सॉइल कितना पोरस है, मतलब कितने वाइट्स है उस सॉइल में, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कितने वाइट्स है उस टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वो हमारा क्या कहलाता है, पोरोसिटी कहलाता है। मतलब क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन मतलब कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम पोरोसिटी किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट अपॉन में टोटल वॉल्यूम, टोटल जो हमारा सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड के टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उसमें कितना वाइट्स है, वो हमारा क्या कहलाता है, पोरोसिटी कहलाता है, वही हमारा क्या पोरोसिटी कहलाता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर में। अब जो भी और भी रिलेशंस बच रहे उनके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला क्या था, वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप में सबसे पहले आता है वाइड रेशियो। वाइड रेशियो क्या होता है, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, वाइड रेशियो। थोड़ा सा हमको फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा समझा के आपको आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वाइड रेशियो की। ठीक है, वाइड रेशियो की बात करते हैं कि कितना वाइड से जो सॉइल सॉलिड था, 2 फेज डायग्राम में हमने 2 बताया था, एक में वाटर और सॉइल था, दूसरे में क्या था, सॉइल और क्या था, ऊपर एयर था, जो इसको हम वॉल्यूम वाइड्स बोल देते। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड, कितना वाइड्स है, वाइड रेशियो का मतलब कि किसी भी सॉइल सॉलिड में कितना वाइड्स है। ठीक, किसी भी सॉइल सॉलिड वाइड रेशियो का मतलब क्या, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में। अभी हमने पढ़ा पोरोसिटी, पोरोसिटी किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, कितना वाइड्स है, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़ा हमने, कितना वाइड्स उसमें हुआ है। लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ रेशियो, जो वाइड रेशियो जब पढ़ेंगे तो सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में उसमें कितना वॉल्यूम है, वो हम क्या करते हैं, उसको वाइड रेशियो, रिक्त अनुपात बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं वाइड रेशियो को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल ई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वाइड रेशियो, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, VV अपॉन में VS। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये क्या होगा, परसेंटेज में निकल के हमारा आ जाता है। ये क्या होगा, वाइड रेशियो होगा। सेकंड अगर हम बात करते हैं पोरोसिटी, पोरोसिटी हमने देख ही लिया क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं वाटर कंटेंट भी हमने देख लिया। अब यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट की अगर बात करते हैं, ठीक है, किसकी, यूनिट वेट की बात करते हैं, यूनिट वेट की बात करते हैं। तो यूनिट वेट क्या होता है,
ठीक है। किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को क्या यूनिट मतलब कि एकांक भार, एकांक भार क्या होता है, ठीक है, एकांक भार या फिर घनत्व बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं एक तरह से, वो हमारा क्या यूनिट वेट कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के एकांक आयतन की मात्रा को, ठीक है, किसी वस्तु के एकांक आयतन की मात्रा को क्या बोलते हैं, यूनिट वेट बोलते हैं। क्या होता है वो, W अपॉन में V, वेट अपॉन में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हम 1 कर दें तो ये क्या हो जाता है, W हो जाता है, वो वेट के बराबर हो जाता है। क्या कहते हैं कि वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा, वस्तु के इकाई आयतन अगर 1 कर देते तो क्या होता है, जो यूनिट वेट होता है वो हमारा W के बराबर हो जाता है। वस्तु की इकाई आयतन की मात्रा को क्या बोल देते हैं, यूनिट वेट बोल देते हैं। अब यूनिट वेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे बल्क यूनिट वेट सबसे पहला क्या होता है, इसी में क्या होता है, बल्क यूनिट वेट की अगर बात करते हैं, बल्क यूनिट वेट जिसको हम गामा बी या गामा टी। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट जैसे हम कहीं सॉइल सैंपल कोई लेके आते हैं, कहीं खेत से कहीं से हम सॉइल सैंपल लेके आते हैं, तो उस सॉइल सैंपल का जो हमारे पास मतलब उसी स्थिति में, जिस स्थिति में वहाँ से लेके आते हैं उसी स्थिति में अगर उसका यूनिट वेट ज्ञात करते हैं तो वो जो यूनिट वेट कहलाता है वो बल्क यूनिट वेट कहलाता है। मतलब कि वेट अपॉन में वॉल्यूम ही हमारा क्या बल्क यूनिट वेट कहलाता है। ठीक, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ये हमारा हो गया बल्क यूनिट वेट, जिस स्थिति में लेके आए उसी स्थिति में। दूसरा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको हम गामा एस से प्रदर्शित करते हैं। गामा एस, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल से कोई बात हो रही, सॉइल पार्टिकल का वॉल्यूम जो है केवल पार्टिकल, वहाँ उसमें वाइड्स को नहीं काउंट किया जा रहा, वाइड्स को हटाया जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट हो जाता है। फिर ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट क्या करेंगे, उसको थर्ड जो होता है, अब नाम से पता चल रहा है क्या, ड्राई यूनिट वेट। अब सॉइल को क्या करेंगे, हम ड्राई कर देंगे। जब ड्राई करेंगे तो गामा डी से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉलिड का, और टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ड्राई हमारा निकल के आता है। फिर इसी तरह से हमारा क्या, सैचुरेटेड यूनिट वेट नेक्स्ट निकल के आता है, क्या, सैचुरेटेड यूनिट वेट, थर्ड फोर्थ, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट जो होता है संतृप्त मृदा की कुल मात्रा। अब संतृप्त मृदा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था जब 2 फेज डायग्राम बताया था, संतृप्त मृदा कौन सी थी, जिसमें वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर था। ये क्या थी हमारी, सैचुरेटेड सॉइल थी। तो सैचुरेटेड अवस्था में क्या होगी, उसका जो वेट होगा और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हमारे क्या, सैचुरेटेड यूनिट वेट कहलाता है। इसको हम गामा सैचुरेटेड से प्रदर्शित करते हैं, गामा सैट से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब कि लिख लेंगे वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल क्या हो जाएगा, WS प्लस WW अपॉन में V। अब इसको हम लिख सकते हैं WS अपॉन में V प्लस WW अपॉन में B। ठीक है, अब WS अपॉन में V क्या है, WS अपॉन में V क्या है, गामा D। ठीक है, गामा D है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, गामा डी है। अब इसको भी लिख सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है,
इसको हम लिख सकते हैं गामा डी। और एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर टू द, ये क्या होगा, वाटर का क्या होता है, यूनिट वेट होता है। वाटर का यूनिट वेट कितना हो जाएगा, वो हो जाता है हमारे पास, यहाँ से हम निकालेंगे वेट ऑफ वाटर ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू वी, तो क्या हो जाएगा प्लस में गामा डब्ल्यू इंटू वी अपॉन में वी, तो वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास निकल के क्या आएगा, गामा डी प्लस गामा डब्ल्यू, ये गामा सेट निकल के आता है हमारे पास। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, सबमर्ज यूनिट वेट, जिसको हम बायंट यूनिट वेट के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, आपको अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ठीक, चलिए चलते हैं। अब इसे यही बताते हैं आपको, यही बता देते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं क्या आपको, सबमर्ज यूनिट वेट, 5th नंबर, सबमर्ज यूनिट वेट। अब सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, सबमर्ज मतलब कि पानी में उसको डुबो दे। ठीक है, सबमर्ज मतलब पानी में इसको डुबा दे, तो क्या होगा कि पानी में डुबोने पर जो मृदा का भार होगा और उसके टोटल वॉल्यूम का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, सबमर्ज यूनिट वेट। मतलब कि पानी में मृदा का भार अपॉन में कुल आयतन, इसको हम गामा सबमर्ज से लिखते हैं। ठीक है, तो गामा सबमर्ज बराबर क्या हो जाएगा, अगर पानी में मृदा का भार हमको याद करना है तो क्या याद कर सकते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम जितना, जैसे एक कोई टब है, टब को पूरा हमने पानी से भर दिया, उसमें जो अगर कोई चीज़ हम डालते, कोई बॉल उसमें डालते, तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना उस पानी का वेट होगा, जितना उस जो बॉल है, उस बॉल का जितना वेट होगा उतना ही पानी क्या करेगा, वो उस टब से डिस्प्लेस करता है। ठीक है, कितना उस टब से डिस्प्लेस करता है, जितना उसका वेट होता है उस बॉल का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम याद करते हैं, अगर आपको उस बॉल का वेट याद करा, तो उस बॉल का वेट याद करने के लिए क्या करेंगे, उस बॉल का हवा में भार, ठीक, उस बॉल का हवा में भार माइनस क्या करेंगे कि मृदा का जो उस बॉल का आयतन गुणे पानी का घनत्व। ठीक है, उस बॉल का हवा में जो भार होगा माइनस, ठीक है, माइनस उस बॉल का वॉल्यूम इनटू जो वाटर का घनत्व होगा वो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमने बॉल लिया था, यहाँ पे क्या हम सॉइल ले रहे हैं, तो सॉइल का मृदा में भार, सॉइल का हवा में भार कितना हो जाएगा, डब्लू मान लेते हैं, माइनस हमने क्या बताया, उस बॉल का जो वॉल्यूम है v मान लेते हैं और पानी का घनत्व तो गामा डब्लू मान लेते हैं टू द टोटल वॉल्यूम। तो ये v बटे, तो ये कितना हो जाएगा, अब वेट अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है गामा सैचुरेशन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इसको हम लिख देते हैं गामा सेट माइनस गामा डब्लू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गामा सेट माइनस गामा डब्लू, ये हमारा गामा सबमर्ज निकल के आता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन का पहला खत्म हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। अब इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप सभी के डेंसिटी इंडेक्स हो गए। ठीक है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है आप सभी का, कि
डिफ्रेंशिएट ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेजिडुअल सॉइल। क्या? अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है? सेकेंड की अगर बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, क्या? ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल, ये क्या होता है? अब हमने आपको बताया था पहले चैप्टर में, जब हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था, तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल, वहाँ पे हमने आपको कि भूवैज्ञानिक चक्र पढ़ाया था। तो भूवैज्ञानिक चक्र में हमारे 3 स्टेप्स थे। कितने? 3 स्टेप्स थे। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से? अपहीवल, वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, पहले क्या होगा? अब वेदरिंग होता है, कोई भी सॉइल है उसका इरोजन होता है, मतलब कि वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग होगा। उसके बाद क्या होता है? वेदरिंग के बाद हमारा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन, डिपोजिशन एंड फिर क्या होता है? अपहीवल होता है, अपहीवल। ठीक है, क्या? वेदरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड अपहीवल। कोई रॉक है, रॉक का पहले क्या? वेदरिंग के कारण क्या होगा? वो टूटे फूटेगा, इरोज होगा, फिर पानी हवा के साथ क्या होगा? ट्रांसपोर्ट कि वो उड़ के जाएगा कहीं दूसरी जगह, फिर डिपोजिट हो जाएगा कहीं पे, फिर उसका अपहीवल होकर फिर क्या होगा? वो ये बना लेता है और फिर एक रॉक का फॉर्म कर लेता है। इसको भूवैज्ञानिक चक्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक, जियोलॉजिकल साइकिल इसको हम। ठीक है, ये क्या हो गया? वो वैज्ञानिक चक्र, जिसको हम क्या बोल देते हैं कि जियोलॉजिकल साइकिल होता है। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होगा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाके जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाते हैं। चाहे वो हवा के द्वारा जाए, चाहे पानी के द्वारा जाए। हमने आपको कई प्रकार की सॉइल्स बताई है, जैसे उसमें सब मरीन सॉइल हो गया और फिर डिफरेंट टाइप के हमने सॉइल बताया है। ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया और फिर और भी कई टाइप्स के सॉइल हमने आपको बताया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं। कुछ हवा के द्वारा जाते हैं, कुछ पानी के द्वारा जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब रेजिडुअल सॉइल, हिंदी भी हम आपको बता देते हैं इसको क्या है। हिंदी में क्या लिखा गया है? पहुंचाया मिट्टी और अवशिष्ट मिट्टी। हिंदी आपको नहीं समझ में आएगी, इंग्लिश से सही है। अवशिष्ट मिट्टी। नेक्स्ट क्या था? रेजिडुअल सॉइल मतलब अवशिष्ट मिट्टी। कोई भी सॉइल मतलब रेजिडुअल मतलब जैसे क्या होता है? हम जब क्लोरिफिकेशन करते हैं, आप पढ़े होंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में, वहाँ पे जब हम क्लोरिफिकेशन करते हैं, क्लोरिनीकरण करते हैं, तो वहाँ पे इतना सॉइल, इतना क्लोरीन डाल देते हैं। कोई तालाब है, तालाब के पानी को हमको क्लोरिफिकेशन करना, उसको शुद्ध करना, तो उसमें हम क्या करते हैं? डाल देते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन हम डाल देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है? जितना उसमें कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन कुछ जो उसमें बच जाता है, जिसका बाद में क्लोरीकरण होता है, जो बाद में यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम रेजिडुअल क्लोरीन बोल देते हैं, मतलब कि बची हुई जो क्लोरीन होती है। इसी तरह से कोई भी सॉइल जहाँ से इरोज होकर यहाँ पे आ रही, तो यहाँ पे जो बची हुई सॉइल होगी वही हमारी क्या होती है? रेजिडुअल सॉइल कहलाती है। तो वही क्या होती है? रेजिडुअल सॉइल होती है। ये हुआ इन दोनों के बारे में। आप इन दोनों के बारे में कम से कम 1 से 1.5 पेज पूरा लिखेंगे। 1 से 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तब जाके आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। हाँ, तो जाके आपको 5 नंबर इसका मिलेगा। ठीक है, ये क्या हुआ? सेकेंड क्वेश्चन की बात है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर डेफिनेशन लिखने के लिए बोला। डेफिनेशन किस किस चीज़ की लिखने को बोला, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आप सभी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, साथ में बुक है, तो बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी के देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में खोल लेते हैं, जिससे आपको बता सकें। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गिव डेफिनेशंस ऑफ फॉलोइंग नीड टू प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, अब आपको बताना क्या प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट, कोर्स ग्रेन सॉइल, लिक्विड लिमिट। ठीक है, 3 चीज़ें पूछी गई हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 3 है ये। ठीक है, इसमें पूछा गया है सबसे पहले प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक
अब अगर इसकी बात करते हैं तो हमने आपको पढ़ा था अटरबर्ग्स लिमिट, क्या अटरबर्ग्स लिमिट, ठीक है। अगर अभी तक आप सभी ने इन सबसे नहीं पढ़ा है, इन सबको नहीं पढ़ा है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लगभग आपके 30-35 लेक्चर्स हैं सॉइल मैकेनिक्स पे केवल, आप वहाँ से आके सॉइल मैकेनिक्स को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अटरबर्ग्स लिमिट क्या होती है चलिए बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, कौन, अटरबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, जो सॉइल है, सॉइल में पानी को बार बार बदला, कभी थोड़ा सा पानी मिलाया, फिर पानी उसमें बढ़ाया, फिर पानी बढ़ाया, फिर पानी बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि ये तो पानी के साथ वेरी कर रहा है, थोड़ा सा पानी मिला रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा, थोड़ा सा और पानी मिलाया फिर भी कोई परिवर्तन नहीं, फिर थोड़ा सा और पानी मिलाया तो फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, फिर पानी मिलाया, फिर पानी मिलाया। एक टाइम ऐसा आता है जब पानी मिलाते जाते हैं तो वो पानी के रूप में बहता चला जाता है, ठीक है। आपने बचपन में मिट्टी के घर बनाए होंगे, मिट्टी के आप सबने मूर्तियाँ बनाई होंगी, मिट्टी के खिलौने आपने बनाए होंगे, और आजकल भी मिट्टी के खिलौने बनते हैं। आपने मिट्टी का दीपक देखा होगा, अभी जल्दी दिवाली बीती है, आप सभी ने मिट्टी के दीपक देखे होंगे, मिट्टी के ढेर सारे खिलौने देखे होंगे। तो वो जो सॉइल, वो भी क्या होता है, मिट्टी से ही बनाया जाता है, लेकिन वो भी क्या, उसमें पानी मिलाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, ठीक है, उसको साइज देते हैं। लेकिन अगर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो मिट्टी नहीं बनेगी, वो शेप अपने नहीं ले पाएगी। तो प्लास्टिक स्टेज क्या होता है, अटरबर्ग्स लिमिट में जब क्या क्या इसको डिफ्रेंशिएट किया तो उन्होंने 4 स्टेट बताए, वाटर के 4 स्टेट बताए। कौन कौन से, इसको हम एक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप क्या किया, ये हमारा क्या, ये एक ऐसा स्टेट है जब उन्होंने पानी मिलाया, अटरबर्ग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पानी मिलाया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब यहाँ तक, मतलब कि इधर वॉल्यूम लिख लेते हैं, ठीक है, इधर का लिख लेते हैं, इधर हम जलांश लिख लेते हैं, ठीक, इधर हम जलांश अगर लिखते हैं वाटर कंटेंट, और इधर हम वॉल्यूम लिख लेते हैं, ठीक। तो उन्होंने पहले क्या किया, मिट्टी लिया, सॉइल में पानी मिलाते गए, जब यहाँ तक उन्होंने पानी मिलाया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको उन्होंने सॉलिड स्टेट के नाम से बोल दिया, क्या, सॉलिड स्टेट बोल दिया। फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी मिला, देखा वो वेरी कर रहा है, जितना पानी मिला रहे उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जितना पानी मिला रहे उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उन्होंने इसको सेमी सॉलिड बोल दिया। सेकेंड स्टेट को क्या उन्होंने सेमी सॉलिड स्टेट बोल दिया। फिर इसी तरह से और पानी मिला तो एक लिमिट आई, उस लिमिट के बाद उन्होंने क्या किया, इसको प्लास्टिक स्टेट बोल दिया, प्लास्टिक स्टेट बोल दिया। फिर उन्होंने जब पानी मिलाया प्लास्टिक स्टेट के बाद जब उन्होंने पानी मिलाया तो उन्होंने देखा कि वो पानी की तरफ बहने लगा, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया नेक्स्ट कि लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड, उन्होंने इसको लिक्विड स्टेट बोल दिया, क्या, लिक्विड स्टेट बोल दिया। तो ये रही क्या, अटरबर्ग्स की लिमिट, ठीक। अब इन अटरबर्ग्स की आपने देखा कि इन ये स्टेट्स हैं, कौन कौन से, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे देख रहे आपको 3 बॉर्डर दिख रहे हैं, 3 बॉर्डर दिख रहे हैं, जैसे एक देश और दूसरे देश के बीच में एक बॉर्डर बनी होती है, यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में उन्होंने एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है, 2 स्टेट्स के बीच में उन्होंने एक बॉर्डर बना दिया, तो उस बॉर्डर्स को उन्होंने नाम दे दिया, इसको लिमिट बोल देते हैं, किसको, लिमिट बोल देते हैं। तो सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट की जो बीच का बॉर्डर है इसको श्रिंकेज लिमिट बोल देते हैं, क्या, श्रिंकेज लिमिट, जिसको हम WS श्रिंकेज स्टेट के नाम से बोल देते हैं, क्या, श्रिंकेज WS उन्होंने बोल दिया। फिर उन्होंने जब सेमी सॉलिड और जो प्लास्टिक स्टेट थी इसके बीच की जो लिमिट थी इसको बोल दिया प्लास्टिक लिमिट, और प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच की जो लिमिट थी इसको बोल दिया उन्होंने लिक्विड लिमिट, ठीक है, क्या बोलते हैं उन्होंने, लिक्विड लिमिट बोल दिया, सॉरी। तो उन्होंने ये 3 लिमिट्स थी, पहला श्रिंकेज लिमिट, दूसरा प्लास्टिक लिमिट, तीसरा लिक्विड लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट की अगर डेफिनेशन आप देना चाहें तीनों लिमिट की, यहाँ पे आपको प्लास्टिक लिमिट पूछा तो प्लास्टिक लिमिट ये रहा। प्लास्टिक लिमिट क्या हो गया, सेमी सॉलिड स्टेट तथा प्लास्टिक स्टेट के बीच की सीमा को क्या बोल देते हैं हम, लिक्विड लिमिट, मतलब सॉरी प्लास्टिक लिमिट मतलब सुगठिता सीमा बोल देते हैं। श्रिंकेज लिमिट मतलब कि होता है, क्या होता है, संकुचन सीमा, सुगठिता सीमा और द्रव सीमा, संकुचन सीमा, सुगठिता सीमा, द्रव सीमा।
श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होगी? सॉलिड स्टेट तथा सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की लिमिट को क्या श्रिंकेज लिमिट बोल देते हैं। सेमी सॉलिड स्टेट तथा प्लास्टिक स्टेट के बीच की लिमिट को क्या प्लास्टिक लिमिट बोल देते हैं। और प्लास्टिक स्टेट तथा सेमी लिक्विड स्टेट की लिमिट के बीच की सीमा को प्लास्टिक स्टेट तथा लिक्विड स्टेट के बीच की सीमा को क्या हम लिक्विड लिमिट बोल देते हैं। ठीक है, ये पानी का उन्होंने जब आयतन बढ़ाता गया तो उसके भी यहाँ पे उन्होंने 3 लिमिट दी। तो ये क्या हुआ प्लास्टिक, इसी में आपको दोनों पूछा गया क्या क्या, एक पूछ दिया गया क्या प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट तो हमने आपको डिफाइन कर दिया। इसी में उन्होंने पूछा कि लिक्विड लिमिट क्या होती है, लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट भी यहाँ से पता चल गई, प्लास्टिक लिमिट भी पता चल गई, श्रिंकेज लिमिट आती है तो वो भी आपको वहीं से पता चल जाएगी। थर्ड क्या पूछा, ये अटरबक्स लिमिट की सीमाएँ हैं A, B, C। इसी में उन्होंने पूछा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, क्या कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, हमने आपको बताया था कि साइज क्या होता है, जब जो सॉइल होते हैं उनकी साइज 4.75 mm से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं। बाकी इसके बारे में आप थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसके ऊपर कौन कौन सी कितने माप की कोर्स ग्रेन सॉइल हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, और इस चैप्टर से और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बता देते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, सेकंड चैप्टर से आप सभी का कि वाटर कंटेंट ज्ञात करने की विधियाँ, वाटर कंटेंट मेथड, वाटर कंटेंट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सबसे पहले आ जाता है इसमें, अगर बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं आप ध्यान दीजिए। वाटर कंटेंट ज्ञात करने की ये जो विधियाँ आती ये अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं, प्रीवियस ईयर में नहीं आया था लेकिन इसके पहले के कई सालों में ये पूछा गया। सबसे पहले क्या रहता, ओवन ड्राइंग मेथड, क्या ओवन ड्राइंग मेथड, ये सबसे मतलब बढ़िया विधि में, सबसे बढ़िया विधि में क्या आता है, ओवन ड्राइंग मेथड आता है, जो कि कम टाइम में ये किया जा सकता है। इसके द्वारा हमारी क्या वाटर कंटेंट ज्ञात किया जाता है। इसको हम स्टैंडर्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। फिर सैंड बाथ मेथड, इसको हम सब्सिडियरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर इसी में क्या आता है, इसी में अल्कोहल मेथड आ जाता है। क्या अल्कोहल मेथड आ जाता है, अल्कोहल मेथड। फिर इसी में क्या आ जाता है अल्कोहल के बाद, इंफ्रारेड लैंप मेथड, इंफ्रारेड लैंप मेथड। फिर इसी में एक और रहता है, अरे इसमें और कई विधियां मतलब बता देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड। ये 5 मेथड है, इनके साथ साथ और भी कई मेथड्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए। अब ओवन ड्राइंग मेथड को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओवन ड्राइंग और सैंड बाथ, इन दोनों से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। और इससे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे क्वेश्चंस एक और आ सकता है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम तो आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, क्या आ सकता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। इसके लिए क्या करते हैं, एक हम सीव एनालिसिस करते हैं और दूसरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम करते हैं। 2 तरह की इसमें क्या करते हैं, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस। 2 कर 45 माइक्रोन से जब छोटी होती है सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। इसमें स्टोक्स लॉ को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम,
स्टोक्स लॉ को फॉलो करते हैं और स्टोक्स लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी में कुछ इंडेक्स आ जाते हैं, जैसे आपसे क्या फ्लो कर्व क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, इन सबको आप पढ़ते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, थर्ड, इस चैप्टर से थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट तथा श्रिंकेज लिमिट, WS, WP तथा WL को ज्ञात करने की विधि। ठीक है, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। श्रिंकेज लिमिट ज्ञात करने की विधि क्या होती है, लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि कोर कटर मेथड क्या होता है, लिक्विड लिमिट वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। प्लास्टिक लिमिट को क्या करते हैं कि धागा बनाते हैं मिट्टी का, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं धागा बनाते हैं, उसका रोल करते हैं। अगर वो 3 mm की धागे के बाद 3 mm का धागा बनते बनते वो अगर टूटने लगता तो हमारी लिक्विड लिमिट कहलाती है। श्रिंकेज लिमिट के लिए भी ऐसे ही हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आप सभी का इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, अब अगर ये तो रहा सेकंड का फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं, नहीं हाँ ये तो रहा फर्स्ट, ये क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि डार्सी लॉ क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं डार्सी लॉ की, बात कर लेते हैं। डार्सी लॉ भी आप सभी के लिए आता है। ये जो हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं इनको आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप सभी के आते रहते हैं। हम पढ़ते हैं क्या, डार्सी लॉ। डार्सी लॉ क्या होता है कि सेकंड का है, ये फर्स्ट कह सकते हैं। अब डार्सी लॉ, डार्सी वैज्ञानिक 1856 में डार्सी ने परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध किया कि लेमिनार फ्लो की कंडीशन में, लेमिनार फ्लो की क्या होता है कि लेमिनार फ्लो की कंडीशन में मृदा जल के बहने की, जो सॉइल का लेमिनार फ्लो हो रहा है और सैचुरेटेड सॉइल है, तो उस टाइम लेमिनार फ्लो की कंडीशन में मृदा में सॉइल बहने, ठीक है, अगर लिखना चाहे कि लेमिनार फ्लो की कंडीशन संतृप्त मृदा से जल के बहने की जो द्रवीय ढाल होती है, मतलब कि अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एक लाइन क्या लिख देते, ठीक है। देखिए सब सीधी बात करते हैं, 2 चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा, एक लेमिनार फ्लो होना चाहिए, फ्लो जो है वो लेमिनार फ्लो होना चाहिए, और जो सॉइल है वो सैचुरेटेड सॉइल होना चाहिए। क्या, सैचुरेटेड सॉइल होना चाहिए। लेमिनार फ्लो सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन में जो के होता है, ठीक है, के क्या, सॉरी, जो पानी का वेग होगा वी, वो द्रवीय ढाल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, जो वी होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक मिनट, अब आपको विजुअल हो रहा है अच्छे से, ठीक है। वी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई क्या होता है। आई क्या होता है, आई को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोल देते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोल देते हैं, जिसको हम द्रवीय ढाल कहते हैं, द्रवीय ढाल कहते हैं। और वे क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है किसकी, जल की, ठीक है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। डार्सी लॉ ये होती है क्या, डार्सी लॉ। अब इसका फार्मूला अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल की जो साइन इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोल देते हैं के आई, के, ठीक है। तो ये क्या होता है, के मार्ज होता है, ये परमिएबिलिटी कांस्टेंट, क्या कोफिशिएंट होता है, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट होता है। क्योंकि क्या है, हम जानते हैं कि टी समय जो होता है पानी की क्यों मात्रा बहती हो तो निस्सरण, ठीक है। अगर हमने जब हाइड्रोलिक पढ़ रहे थे, हम क्या हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन पढ़े तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर क्यू सेकेंड में क्या होता है, सॉरी टी सेकेंड में क्यू डिस्चार्ज से क्या होता है, वाटर अगर बहता है तो क्यू बराबर क्यू बाई टी, क्या जो दर हो जाती है ए बी हो जाता है। क्यू बराबर क्या होता है, ए बी होता है, लेकिन अगर टी सेकेंड में ज्ञात करते हैं, इसकी दर ज्ञात करते हैं तो क्यू बाई टी
बराबर क्या हो जाता है ए वी, ठीक है। क्यू बाई टी इक्वल टू ए वी होता है। यहाँ से हम याद कर सकते हैं वी के स्थान पर हमारे पास क्या है, के आई ए हो जाएगा ये, ठीक। क्यू बाई टी इक्वल टू के आई ये ए, ये हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई टी मतलब दर निकल के आती है। अब आई हमारे पास होता है, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहीं पर लिखते हैं क्यू बाई टी इक्वल टू के आई का होता है एच बाई एल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है एच बाई एल, हेड, ठीक है। हेड लॉस अपॉन में क्या होता है हमारे पास लेंथ, हेड लॉस अपॉन में जो सीट्स होता है, जो वाटर का हेड होता है वो एच हो गया और एल क्या हो गया, लेंथ हो गई, कितने लेंथ में वो फ्लो कर रहा है, जो कितने लेंथ का है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हो गया एच बाई एल हो गया और इंटू में ए, ठीक है। यहाँ से अगर हम के ज्ञात करना चाहें तो के हमारे पास क्या निकल के आता है, के निकल के आता है क्यू एल अपॉन में टी एच ए, ये फॉर्मूला आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि Q क्या है, डिस्चार्ज है, T क्या है, समय है, K क्या है, कोफिशिएंट परमेबिलिटी कोफिशिएंट है, H क्या है, हेड सीट्स है मतलब कि वाटर हेड है, और A क्या है, एरिया है, एरिया किसका है कि कितने एरिया में पानी फ्लो कर रहा है, और L क्या है, लेंथ है, जितने लेंथ में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक। इससे क्या करते हैं हम, डार्सी इक्वेशन ये निकल के आता है, ठीक है। अब ये K क्या है, कोफिशिएंट है, क्या कौन सा कोफिशिएंट है, परमेबिलिटी कोफिशिएंट है, ठीक है। ये क्या हुआ, डार्सी लॉ हो गया। अब इसी में आपका क्या आता है कि कांस्टेंट हेड मेथड और वेरिएबल हेड मेथड, वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। क्या आता है, एक आता है कांस्टेंट हेड मेथड। ये क्यों आता है कांस्टेंट हेड मेथड और वेरिएबल हेड मेथड का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये हम करते हैं के को फाइंड आउट करने के लिए। के क्या है यहाँ पे, के मतलब हमारा परमेबिलिटी कोफिशिएंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो मेथड्स का उपयोग करते हैं। कांस्टेंट हेड मेथड में क्या होता है, जो हमारा हेड रहता है दो जगह से, एक जगह से यहाँ एक, ये करते हैं यहाँ से पानी फ्लो करते हैं, तो ये हेड रहता है, ये हेड नहीं चेंज होता है। और वेरिएबल हेड में क्या होता है, ये हेड चेंज होता है, ये जो है ये हमारा चेंज होता रहता है, ठीक है। ये वेरिएबल हेड मेथड में, तो कांस्टेंट हेड मेथड में वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पे इस चैप्टर से अगर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, हाँ परमेबिलिटी चैप्टर ना, इसमें आ जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ परमेबिलिटी, मतलब कि परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ठीक है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड, ठीक है। सेकंड का सेकंड अगर बात करते हैं, सेकंड के अगर सेकंड की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन करना है कुछ तीन, इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस
और इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, न्यूट्रल स्ट्रेस होगा, और थर्ड क्या बोल रहा है, टोटल स्ट्रेस। ये अपने आपको स्ट्रेस सॉइल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के चैप्टर में पढ़ाया था कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर यहाँ पे कूलाम्ब्स लॉ आता है। कूलाम्ब्स लॉ भी आपको बताएंगे, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। कूलाम्ब्स लॉ आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है कि अगर कोई सॉइल है, सॉइल जिस पे हमारा घर बनता है वो सॉइल पे ही बनता है, सॉइल पे बिल्डिंग खड़ा करते हैं, तो जो बिल्डिंग का लोड होता है, अगर वो सॉइल का ग्रेन जो लोड जो सहन करते हैं, सॉइल के लोड जो स्ट्रेस क्या होता है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के गई है ना, तो आप जानते होंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर नहीं छोड़ के गई तो फिर कोई बात ही नहीं, तो स्ट्रेस वो होता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा जो लोड बियर किया जाता है, जो स्ट्रेस सहन किया जाता है, सॉइल पार्टिकल, सावधान रहिए, सॉइल पार्टिकल ना कि सॉइल मास, सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा जो स्ट्रेस बियर किया जाता है, जो स्ट्रेस सहन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है? न्यूट्रल स्ट्रेस वाटर वेपर द्वारा, वाटर द्वारा जो वाइट्स में उसके जो सॉइल मास है, सॉइल मास में सॉइल पार्टिकल्स भी होंगे, वाइट्स भी होंगे, वाइट्स में वाटर भी होगा, तो उस वाइट्स में जो वाटर, उस वाटर के द्वारा जो स्ट्रेस सहन किया जाता है, उस वाटर के द्वारा जो सॉइल मास में प्रेजेंट है, उस वाटर के द्वारा जो स्ट्रेस बेयर किया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल स्ट्रेस बोल देते हैं। इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। टोटल स्ट्रेस क्या होता है? टोटल स्ट्रेस इन दोनों का जो सम होता है, टोटल सॉइल मास द्वारा जो स्ट्रेस बेयर किया जाता है, उसको हम टोटल स्ट्रेस बोल देते हैं। इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा प्लस यू। ये क्या होगा? टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। अब क्या आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या है, टोटल स्ट्रेस क्या है, ये हुआ तीनों का फार्मूला, तीनों का डेफिनेशन और फार्मूला। नेक्स्ट इसके में आ जाता है क्या? कंसोलिडेशन। इसमें मतलब कि क्या 3 डेफिनेशन लिखना है, कंसोलिडेशन, कंपैक्शन इंडेक्स और यूनिफॉर्म सेटलमेंट। अगर इस चैप्टर ये जो आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रेस आपको शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में भी देखने को मिल जाएगा, ये स्ट्रेंथ आपको कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इससे बात करते हैं, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या? कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन क्या होता है बात करते हैं, सेकंड का थर्ड। कंसोलिडेशन, जिसको संघनन, जान दिया, संघनन और संहनन। एक होता है कंसोलिडेशन और एक होता है कंपैक्शन। इन दोनों में अंतर आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आता है एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार नहीं आता, हो सकता है अब की बार आ जाए। तो आपके एग्जाम में पिछली बार जाता है कंपैक्शन, कंसोलिडेशन आता है। कंसोलिडेशन क्या होता है? तो हम चलिए कंसोलिडेशन की बात करते हैं। कंसोलिडेशन क्या होता है कि जो मृदा संहति होती है, पर जैसे सॉइल कोई मास है, सॉइल मास जिस पर आपका घर बना हुआ है, जब उस पर बहुत लंबे समय तक कोई लोड लगा रहता है, कोई सॉइल मास है उस पर बहुत लंबे समय तक अगर कोई लोड लगा हुआ, तो उस लोड के कारण उसमें जो वाइट्स होंगे, वाइट्स में जो वाटर होता है, उस वाटर को वेपर होने को, उस वाटर को जो निकलने की प्रक्रिया होती है, मतलब कि किसी सॉइल मास पर, किसी भी सॉइल मास पर बहुत लंबे समय तक लोड लगे रहने के कारण उसमें से, उसके वाइट्स से पानी के बाहर निकलने की प्रक्रिया को, मतलब कंपैक्शन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम कंसोलिडेशन बोल देते हैं। या नेचुरल फेनोमेना होता है। और कंपैक्शन क्या होता है कि वाइट्स से एयर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? हम कंपैक्शन बोल देते हैं। ये आर्टिफिशियल फेनोमेना होता है, ठीक है। ये नेचुरल होता है, ये आर्टिफिशियल होगा। आपको डेफिनेशन नहीं तो दो देखने को मिल गया कि इसमें वाइट्स से वाटर निकलता है और इसमें वाइट्स से एयर निकलता है। इसमें लोड लंबे समय तक लगे रहने की ज़रूरत है, इसमें हम खुद से एक्स्ट्रा लोड दे के क्या करते हैं? तुरंत निकाल देते हैं, ठीक है। ये 4 आपके डिफ्रेंशिएशन, मतलब सॉरी अंतर ऐसे ही हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्या होगा? कंसोलिडेशन हो गया। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया? नेक्स्ट कंपैक्शन इंडेक्स। कंपैक्शन इंडेक्स क्या होता है कि
कितना कॉम्पैक्ट हुआ है। कॉम्पैक्शन इंडेक्स मतलब कि कितना कॉम्पैक्ट हुआ, कोई सॉइल को जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो कितना कॉम्पैक्ट हुआ तो वही हमारा कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन इंडेक्स कहलाता है। इसकी आप डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको कंफर्म नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हमको इसमें डेफिनेशन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, बाकी चीज़ें यही है। आप डेफिनेशन की लाइन देख लीजिएगा कि लाइन क्या है, कैसे आपको लिखनी है इसको, कॉम्पैक्शन इंडेक्स, बाकी सारी चीज़ सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सेटलमेंट। यूनिफॉर्म सेटलमेंट, ये सी है। बी क्या है, मैंने आपको बताया कॉम्पैक्शन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स है कंपैक्शन इंडेक्स, सर कंप्रेशन इंडेक्स है, समझिए कंप्रेशन इंडेक्स है, कंप्रेशन इंडेक्स। यूनिफॉर्म सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट मतलब क्या होगा कि बैठाव, सेटलमेंट मतलब बैठाव, सॉइल का बैठाव। सेटलमेंट क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं हम या फिर कंसोलिडेट करते हैं, तो उसका क्या मिट्टी को दबाते हैं, वो क्या मतलब उसका बैठाव होता है, उसका बैठा होता है। ये ऐसे होता तो जब इसमें वाइट से रहेंगे तो ऐसे रहेगा, जब इसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब कि ये क्या होगा, बैठा होगा। तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट एक समान रूप से जब वो सेटलमेंट होता है, मतलब धीरे धीरे उस पर लोड लगता है और समान रूप से सेटलमेंट होगा, बैठा होगा, तो हमारा क्या यूनिफॉर्म सेटलमेंट कहलाता है। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म सेटलमेंट। इसके बारे में आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रीफ में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम PDF ले आए और PDF यहाँ पे दे दे और बताते चले जाएंगे, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी चीज़ें, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्या हुआ, अब अगर कंसोलिडेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कंसोलिडेशन क्या करें, थोड़ी सी बात कर लें। इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। इनिशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ये हो गया 3 प्रकार के कंसोलिडेशन होते हैं, बाकी आंसर के बारे में आप पढ़िए। अब इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में अंतर क्या होता है, ये हमने आपको बताया। सेकंड क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है, वैसे बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे आपको कोफिशिएंट याद करना था, कौन सा कोफिशिएंट, परमेबिलिटी कोफिशिएंट। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको एक डाटा मिसिंग दिख रहा है, उस डाटा को मिसिंग नहीं है, अगर वो डाटा हमको मिलता है तो वैसे आपके एग्जाम में 1 से 2 न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी ऑप्शन में रहेंगे, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो उसको स्किप कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल हम नहीं करा रहे हैं, आप जानिए। सेकंड में चौथा पार्ट है न्यूमेरिकल, 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 करने थे, तो 1 न्यूमेरिकल है, आप 3 में से कोई भी 2 कर सकते हो, ठीक। तो चलिए ये हो गया किसके बारे में। अब चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो वो सबसे पहले इसमें है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, शियर स्ट्रेंथ। थर्ड है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में लिखिए, शियर स्ट्रेंथ। अब अगर शियर स्ट्रेंथ पढ़े तो उसमें कूलम आएंगे, भाई साहब कूलम चाचा हमारे आएंगे। तो कूलम चाचा ने क्या किया, अपना एक नियम दे दिया, कूलम नियम, कूलम्स लॉ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा शियर स्ट्रेंथ था, तो दूसरा कूलम्स लॉ आ गया था। दोनों को साथ ही में देना चाहिए, लेकिन दोनों 2 क्वेश्चन कर दिया, लोगों को और आसान हो गया, बच्चों ने अच्छे से ले लिया, बढ़िया से लिख लिया, ठीक है। ले लिया मतलब आप समझ रहे हैं ना, गलत वे में ना ले जाइए, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ, कूलम्स लॉ। सबसे पहले बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ क्या होता है कि मृदा के अपरूपण के प्रति जो रेजिस्टेंस, कोई भी सॉइल जो होती है वो शियर के प्रति जो रेजिस्टेंस देती है, वो हमारा क्या शियर स्ट्रेंथ कहलाता है। हमने आपको बताया था शियर स्ट्रेंथ बहुत अच्छे बताया, जब आपको सोम पढ़ाया था, वहाँ पे हमने आपको बताया शियर स्ट्रेंथ। ये आपकी सॉइल है, ठीक है,
ये दो परत है, ये इस डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ होती है सॉइल की या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये अगर ऐसे है, इसको ऐसे नहीं हो रहा, तो मतलब कि उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। शियर फोर्स क्या होता है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, इसको जो फोर्स इसको यहाँ से यहाँ कर देती है, जो फोर्स इसको यहाँ से यहाँ कर देती है, वो हमारा शियर फोर्स कहलाता है। और इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है सॉइल की, इस फोर्स को वो रजिस्ट कर सके, वही हमारे क्या शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। मतलब कि अपरूपण को सहन करने की क्षमता होती है सॉइल के अपरूपण को सहन करने की जो क्षमता होती है, अपरूपण मतलब कि शियर को सहन करने की जो क्षमता होती है, इसको शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बोल देते हैं। ठीक है। और जैसे क्या होता है, ये सॉइल और ऊपर क्या है, ये आपके सपनों का महल बना हुआ है। ठीक है, ये आपके सपनों का महल बन गया और ये क्या है, सॉइल नीचे है। अब चूंकि क्या है, यहाँ पे भी सॉइल होगा, यहाँ पे भी सॉइल होगा, तो ये क्या होगा, इसके शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इसके शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सॉइल नहीं होता मान लीजिए, और यहाँ से कोई लोड लग जाता और ये यहाँ से मान लीजिए ऐसे क्रैक कर गया, क्या होगा, ये ऐसे सेटल कर, क्योंकि आपने देखा है ना कि सॉइल जो होती है ऐसे होती है और ऐसे सेटल कर जाती है, ऐसे क्या होगा, सेटल कर जाती है। तो ये क्या होगा, शियर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सही नहीं होता, वो कम होता है, इसलिए क्या होगी, वो सेटल कर जाती है। वो हमारे क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। आपको शियर स्ट्रेंथ समझ में आएगा। जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो किन किन कारणों से होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो शियर स्ट्रेंथ होता है सॉइल में, जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो क्या क्या चीज़, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण उसमें शियर स्ट्रेंथ होती है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप एग्जाम में देखते हैं तो अच्छे से, तो बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में अगर शियर स्ट्रेंथ के फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरनल फ्रिक्शन, कोहेजन, ठीक है। ये तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। किसकी, सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। अब इंटरलॉकिंग अगर बढ़िया है, कोई भी सॉइल है अगर उनकी जैसे क्या, ये कोई ऐसे बना हुआ है और कोई चीज़ हमको इसमें जैसे क्या हुआ, आपने ऐसे देखा होगा खांचा बना होता है। अगर इसका इंटरलॉकिंग हमको बढ़िया करना ना, तो इसमें फिर ऐसे लाके इसको ऐसे रख देते हैं, तो इससे क्या इंटरलॉकिंग बढ़िया हो जाती है। अब इसको खींचेंगे ना तो ये जल्दी निकलती नहीं, तो ये इंटरलॉकिंग बढ़िया, मतलब कि सॉइल पार्टिकल जब हम आपको पढ़ा रहे थे सॉइल, तो वहाँ पे जब हमको कंक्रीट पढ़ा रहे थे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमें आपको बताया था कि जो कई प्रकार के हमने आपको एग्रीगेट बताया था, राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, ठीक, इसी तरह से और भी फ्लैक एग्रीगेट हमने आपको कई बताया। तो एंगुलर एग्रीगेट जो होते हैं वो कुछ इस तरह से जो हमारे होते हैं, इनकी इंटरलॉकिंग हमने आपको बताया था बहुत बढ़िया होती है। मतलब इनकी इंटरलॉकिंग सबसे ज़्यादा, जो कि क्या होती है, ये आपस में एक दूसरे के इंटरलॉक बहुत बढ़िया कर लेते हैं, तो ये हटते नहीं है, मतलब बांध के रखते हैं। जैसे आप हैं और आपका जिसको आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, बहुत बढ़िया मित्र बोलते हैं, तो आप लोग की इंटरलॉकिंग बढ़िया है। कोई भी अगर आपको चाहे तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। आपकी मित्रता इतनी कमज़ोर नहीं है, उसकी इंटरलॉकिंग उसमें बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने बहुत बढ़िया से उसको जकड़ रखा है, कोई भी शत्रु आता है तो आपको अलग नहीं कर पाता। तो क्या आपकी इंटरलॉकिंग वहाँ पे बढ़िया है, आप दोनों का जो मेल है वो बहुत बढ़िया वहाँ पे है, इसलिए आपको अलग नहीं कर सकता कोई। सेम उसी तरह से क्या होता है सॉइल पार्टिकल्स में भी होते हैं। फिर इंटरनल फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन आप सभी के बढ़िया, जैसे क्या होगा, फ्रिक्शन, अगर ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन आप चलते हैं, क्या होता है, फर्स्ट पे चलते हैं, अगर संगमरमर लगा है वहाँ पे देखेंगे आप फ्रिक्शन बहुत कम होता है, आप स्लिप करके गिर जाते हैं,
गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर पानी होती है तो आप स्लिप करके गिर सकते हैं, मतलब कि पानी के कारण क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। अगर वहाँ पानी नहीं गिरा, अगर वैसे मिट्टी केवल सॉइल पे अगर आप चलते हैं तो आपको गिरने की संभावना उतनी नहीं होती। अगर आप वहीं ऊबड़ खाबड़ चीज़ें होती हैं जिसमें जैसे क्या होता है दरारें बनी होती हैं, तो वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। फ्रिक्शन जैसे क्या हो गया, हमने आपको पढ़ाया था पाइल फाउंडेशन में एक फ्रिक्शन पाइल पढ़ाया था। फ्रिक्शन पाइल में हमने क्या किया था, ये कुछ इस तरह से हमने आपको पढ़ा, तो यहाँ पे क्या किया था, हमने कुछ इस तरह से खांचे बना दिए ताकि ये सॉइल में क्या करें, इंटरलॉकिंग बढ़िया से बना ले, फ्रिक्शन जनरेट कर दें, ठीक है। और जिससे क्या होगा, ये बैठे ना नीचे, सेटल ना करे। तो ये क्या था, इंटरनल फ्रिक्शन बढ़िया होना चाहिए। कोहेसिव सॉइल होना चाहिए, मतलब कोहेसिव सॉइल मतलब कि बोल सकते हैं उसकी इंटरलॉकिंग जिसकी बढ़िया होगी, इंटरनल फ्रिक्शन बढ़िया हो, वो ऑटोमेटिक कोहेसिव सॉइल हो जाएगा। कोहेसिव सॉइल जैसे अगर नॉन कोहेसिव की बात करते हैं, एडहेसिव सॉइल मतलब क्या, आपने रेत को देखा होगा, बालू सैंड सब आपने देखा होगा, वो उसमें कोई इंटरलॉकिंग नहीं होती, आप उसको ऐसे फेंक देंगे ना पूरा उड़ जाता है। लेकिन ऐसा सब चीज़ सारी सॉइल्स में नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या होगा, कोहेजन बढ़िया होना चाहिए। अगर क्या चाहते हैं कि सॉइल स्ट्रेंथ अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं सॉइल की, तो ये 3 पैरामीटर्स होने चाहिए उसमें, ठीक। ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ के बारे में। अब कूलाम चच्चा जो हमारे थे ना, चच्चा विधायक थे, क्या करोगे, लिख के चले गए अल्लाह और हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन वैसे ठीक ही था, हमने घर बनाया तो उसमें इनका लॉ लग तो रहा है कहीं पे, मैथ में कोई लगता ही नहीं साला। चलिए बात करते हैं अब, इसके बाद करते हैं अगर कूलाम सलाम। 2 लोग थे, एक कूलाम और मोहर, 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर इस लॉ को दिया था, लेकिन कूलाम ने इसमें ज़्यादा योगदान किया तो कूलाम्स का नाम इसमें आगे कूलाम मिला, ठीक, कूलाम मिला, ठीक। इन्होंने क्या कहा, ठीक है, 18वीं शताब्दी में कूलाम ने मृदा की संपीड़न सामर्थ्य, कंप्रेशन जो स्ट्रेंथ था, अप्रूवर सामर्थ्य जो कम शेयर स्ट्रेंथ है, उसके लिए क्या किया, इन्होंने एक संबंध बनाया। क्या संबंध बनाया कि C बराबर टाउ प्लस सिग्मा tan phi, ये इन्होंने क्या किया, फार्मूला दे दिया, सॉरी मिस्टेक, बाय मिस्टेक, जो कि स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं C, ठीक है, C प्लस सिग्मा tan phi, ये इन्होंने क्या किया। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आप जानते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, इन्होंने यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस ना लिखे, टोटल स्ट्रेस ले लिया। बताइए, चच्चा ने दिमाग कम लगाया, पहले दिमाग थोड़ा सा कम था उनके पास, था बढ़िया, इन्होंने तभी तो ये दिया, लेकिन थोड़ा सा रह गए। तो उन्होंने बताया कि टोटल, हाँ आप टोटल स्ट्रेस लेके इसको सॉल्व कर लीजिए कि कितना उसका शेयर स्ट्रेस आ रहा है। अभी हमने आपको बताया 3 स्ट्रेस ना, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, तो उन्होंने टोटल स्ट्रेस ले लिया, वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस को नहीं लिया, जबकि वहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेस का कोई काम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, टोटल स्ट्रेस ले लिया और उस पर इन्होंने एक फार्मूला दे दिया। जब इस फार्मूले से घर बना तो क्या हुआ, सेटल कर जा रहा था, घर कुछ साल चल रहा था फिर सेटल कर जा रहा था, जैसे उसमें से वाइट्स निकल जाए तो वो क्या होगा, सेटल कर जाए। तो फिर उन्होंने सोचा क्या हमने कहीं गड़बड़ी की है, हाँ अगर ये चीज़ की बात करते तो फिर उन्होंने पढ़ा इन तीनों के बारे में, फिर जानकारी ली कि हाँ यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस उसको बोलते थे, अगर ये सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा हो तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस लग रहा है, अगर ये पानी के द्वारा बियर किया जा रहा है तो उसको न्यूट्रल स्ट्रेस बोल देते हैं। तो न्यूट्रल स्ट्रेस का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो उन्होंने न्यूट्रल स्ट्रेस को हटा दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, न्यूट्रल स्ट्रेस को हटा दिया। न्यूट्रल स्ट्रेस को हटाने के बाद उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेस लिया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद लेने के बाद उन्होंने मॉडिफाइड किया, अपने जो लॉ है उन्होंने मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया क्या, फिर उन्होंने मॉडिफाइड कूलॉम लॉ दिया, मॉडिफाइड कूलॉम से लॉ दिया, जो टाउ डैश से प्रदर्शित किया गया, जिसको हम टाउ डैश से लिखते हैं। उन्होंने क्या किया, टाउ डैश या टाउ लिख सकते हैं आप, टाउ 1 लिख सकते हैं, टाउ 1 लिख सकते हैं इसको, C डैश प्लस सिग्मा इफेक्टिव वहाँ पे फिर उन्होंने लिया, ठीक है, और tan phi ये उन्होंने दिया। अब इस पे जब घर बनाने लगे लोग तो हाँ कहे, हाँ गुलाम चच्चा ने बढ़िया बताया, आप पहले चच्चा क्या कर रहे थे आप, ये सब क्या बता के चले गए, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका घर गिर जा रहा है। तो उन्होंने बाद में फिर मॉडिफाई किया तो फिर सही हुआ। यहाँ पे देखते हैं टाउ क्या है। सबसे पहले अगर हम टाउ की बात करते हैं
तो टाउ जो होता है वो यहाँ पे हमने टाउ जो वहाँ पे बताया था आपको टोटल स्ट्रेस के फॉर्म में बताया था, लेकिन यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। फिर क्या क्या होना, सी सिग्मा tan phi, उन्होंने सबके बारे में बताया। कोहेजन, यहाँ पे उन्होंने टोटल स्ट्रेस लिया था, टोटल स्ट्रेस, या फिर इसको स्ट्रेस लिखते हैं, ठीक है, आपको बता दिया, आप उतना समझ जाएंगे। ये इंटरनल फ्रिक्शन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, और ये इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, ठीक है, क्या इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई, ठीक है। ये हो गया कूलॉम्स लॉ के बारे में, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मॉडिफाइड कूलॉम लॉ है, कूलॉम लॉ है, ठीक है। चलिए अब इन्होंने सी और फाई के बेसिस पे क्या किया ना, सॉइल को अलग डिवाइड कर दिया, जैसे सी सॉइल बोल दिया, फाई सॉइल बोल दिया, सी फाई सॉइल बोल दिया। सी सॉइल क्या है, जिसमें कोहेजन केवल होता है, सी सॉइल मतलब जिसमें केवल कोहेजन होता है, ठीक है। अगर एक पे कोहेजन और एक पे क्या करते हैं हम, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल को प्रदर्शित करते हैं, सॉरी शियर स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करते हैं। तो फाई सॉइल क्या था, फाई सॉइल मतलब जिसमें केवल फाई था, ठीक है, जिसमें केवल इंटरनल फ्रिक्शन एंगल था, कोहेजन नहीं था, वो कोहेजन लेस सॉइल थी, ठीक। इन्होंने एक और बताया जिसमें केवल कोहेजन था, इसको फाई सॉइल बोल देते हैं। ये सी सॉइल हो गया, ये सी है, ठीक, इधर शियर स्ट्रेंथ था, और हाँ ये हो गया सी सॉइल हो गया। और सी फाई सॉइल उन्होंने दिया, सी फाई सॉइल क्या था, वो कुछ ऐसा था, ये फाई हो गया और ये सी हो गया, सी फाई सॉइल, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हुआ कूलॉम्स लॉ। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो आ गया वॉश बोरिंग और ट्रायल पिट, वॉश बोरिंग और ट्रायल पिट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है, 1 घंटे की वीडियो हो गई, 1 घंटे 12 मिनट। हम थोड़ा तेज चलते हैं, ठीक। और इस चैप्टर से अगर आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मेथड ऑफ टेस्टिंग, शियर टेस्ट को चेक करने के मेथड्स होते हैं हमारे, डायरेक्ट शियर टेस्ट हो गया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप डायरेक्ट शियर टेस्ट। और फिर इसी में आ जाता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेन शियर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और डायरेक्ट शियर टेस्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट शियर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और फिर इसी में आ जाता है अनकन्फाइंड डायरेक्ट शियर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और फिर वेन शियर टेस्ट, वेन शियर, ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर से, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो आया है, वॉश बोरिंग क्या होता है और ट्रायल पिट क्या होता है। वॉश बोरिंग जो होता है, जैसे हमको कोई बोरिंग कर रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, पानी का एक जेट होता है, जेट के द्वारा पानी को प्रेशर से क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, अंदर मतलब कि प्रेशर से क्या करते हैं, पानी को अंदर डालते हैं जमीन में धरते हुए, तो क्या होता है, वॉश बोरिंग होता है, ठीक है। इसी तरह से ट्रायल पिट होता है हमारा, ट्रायल पिट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, डिफाइन कंपैक्शन एंड इट्स वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंपैक्शन ऑफ सॉइल। अब कंपैक्शन क्या होता है, हमने आपको बताया था, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, कंपैक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अगर कंपैक्शन चैप्टर की बात करते हैं तो इससे क्या क्या इम्पोर्टेंट था,
कॉम्पैक्शन, हाँ इक्विपमेंट्स हो गए जैसे रोलर्स हो गए, वाइब्रेटर्स हो गए, इन सब का आप पढ़ लीजिए। कॉम्पैक्शन, हाँ कॉम्पैक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये पे हमारा OMC आता, OMC क्यों किया जाता है? पहले कॉम्पैक्शन में हमने आपको बताया किया एक आर्टिफिशियल फेनोमेना होता है। इसमें क्या करते हैं, सॉइल मास में जो वाइट्स होते हैं वाइट्स को दूर करते हैं, उसमें जो एयर बनी होती है एयर को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, सॉरी कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन। और अगर फिर इसमें बात करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC आपको देखने को मिलेगा, OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये अनुकूलतम मॉइस्चर मतलब जलांश, मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट आप बोल सकते हैं। मतलब अनुकूलतम जलांश क्या होता है कि वह पानी की मात्रा, पानी की वह मात्रा, ठीक है, पानी का मात्रा जिस पे क्या होता है, जो सॉइल होता है, जिस पे सॉइल जो हमारा होता है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अपनी प्राप्त कर, मैक्सिमम अपनी डेंसिटी प्राप्त कर लेता है। वो क्या होती है, वह मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिस पर मात्रा के संघनन की अधिकतम कोई मतलब नहीं, बुक का जो डेफिनेशन कोई मतलब नहीं, हमें आपको बताते हैं सीधे सा कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो मतलब कि पानी की वह मात्रा, सॉइल में पानी की वह मात्रा जिससे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त हो जाती है, वो हमारा क्या OMC कहलाता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज इट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कॉम्पैक्शन टेस्ट होते हैं, कॉम्पैक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। पहला एक लैब कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है और साइड कॉम्पैक्शन टेस्ट, एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। एक क्या, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, और फिर दूसरा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें, बस ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। हाँ, कोर कटर मेथड इसी में आ जाता है क्या, फील्ड अगर मेथड की बात करते हैं, कोर कटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, ये लैब मेथड से। अगर फील्ड की बात करते हैं, फील्ड मेथड, तो एक कोर कटर मेथड आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप सभी के लिए, कोर कटर मेथड। ये एक कोर कटर मेथड, और एक हमने आपको बताया था लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए एक, आप देख लीजिए क्या है, नाम नहीं ध्यान आ रहा हमको, एक सैंड बाथ मेथड। ये दो मेथड्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक कोर कटर और एक लिक्विड लिमिट ज्ञात करने वाला जो मेथड्स हमने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बात होगी किसकी, एक प्रॉक्टर नीडल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा इसे, कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन में आप अंतर देख लीजिएगा, ठीक। ये क्या हुआ, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ का B, एक्सप्लेन व्हाई सॉइल आर कॉम्पैक्टेड व्हेन, सॉइल को जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं, सॉइल कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं, जब सॉइल को हम कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं, जब सबग्रेड बनाते हैं, रोड के लिए सबग्रेड बनाते हैं तो उसको कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सबग्रेड बनाएंगे तो उसमें बहुत क्या होता है कि वजन की गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत लोड होता है, जो गाड़ियाँ उस पर चलती हैं उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं धंस ना जाए या फिर जो रोड है वो टूट ना जाए, इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे हम कॉम्पैक्शन करते हैं, दैट इज इट। बाकी आप लिख सकते हैं इसके बारे में ढेर सारा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं हम कि जब कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट जब बनाते हैं, ठीक है, एम्बैंकमेंट जब बनाते हैं जिसको हम तटबंध बोलते हैं, तो तटबंध जब बनाते तो वहाँ पे कॉम्पैक्शन की क्यों जरूरत है, कॉम्पैक्शन का वहाँ पे क्योंकि तटबंध जो हम बनाते हैं नहरों के किनारे बनाते हैं या फिर नदियों के किनारे बनाते हैं, तो वहाँ पे हम इसलिए कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि जो वाटर वो सीपेज करके बाहर ना जाए। वाटर क्या होता है, सीपेज करके बाहर ना जाए, या फिर वाटर के शेयर, उसकी शेयर स्ट्रेंथ इतनी कम ना हो जाए कि वाटर अगर कभी कभी ज़्यादा वाटर आ जाए तो वो उस जो एम्बैंकमेंट बना हो उसको बाहर ले जाए चारों तरफ, तो इसलिए क्या करते हैं हम वहाँ पे कॉम्पैक्शन की हमको जरूरत पड़ती है, दैट इज इट। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे डिफाइन डीप फाउंडेशन, अब फाउंडेशन की बात करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन में हमने आपको बताया, देख
फाउंडेशन चलिए बता देते हैं, पूरा फाउंडेशन ही बताते हैं आपको। डीप फाउंडेशन पूछा, लेकिन क्या पता आपके पास शैलो फाउंडेशन आ जाए, इसलिए आप पढ़ के जाइएगा। फाउंडेशन दो प्रकार का होता है, शैलो फाउंडेशन, फिर नेक्स्ट डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होता है? अध्ययन शैलो फाउंडेशन मतलब कि जिसकी चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई से ज़्यादा होती है, जिसकी चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई से ज़्यादा होती है, वो शैलो फाउंडेशन कहता है। और डीप फाउंडेशन कहता है जिसकी गहराई चौड़ाई से ज़्यादा होती है, जिसकी गहराई चौड़ाई से ज़्यादा होती है वो क्या होती है, वो डीप फाउंडेशन कहलाती है। आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर शैलो फाउंडेशन की बात करते हैं, शैलो फाउंडेशन में कई फाउंडेशन आ जाते हैं, ठीक है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्टेप्ड फाउंडेशन, स्टेप्ड या फिर बेंच्ड और बेंच्ड फाउंडेशन। फिर स्प्रेड फुटिंग हो गया, स्टेप्ड हो गया, बेंच्ड हो गया, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग, मैट या फिर राफ्ट, इन्वर्टेड, बाकी ऐसे ही और भी आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड फाउंडेशन। फिर इसी तरह से डीप फाउंडेशन में आपको बताया, सबसे पहला बताया था हमने आपको पाइल फाउंडेशन की जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट की। इनमें कई प्रकार के पाइल है हमारा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर कैसन फाउंडेशन, और इसी में क्या जाता है, वेल फाउंडेशन आप सभी फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने पढ़ा तभी पढ़ा फाउंडेशन का है, फिर थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा फाउंडेशन का, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपने फाउंडेशन के बारे में पढ़ा, और फिफ्थ सेमेस्टर में भी आप फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। बस आपको रिकॉल करना था, इसलिए हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। बाकी ये खत्म हुआ चौथा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन आता है कि पाँचवें क्वेश्चन की क्या बात कि आंसर द फॉलोइंग तजागी क्वेश्चन ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ये देखिए फार्मूला आ गया, केवल फार्मूला लिखना है यहाँ पे, जो तरजागी के अनुसार जो बात करते हैं किसकी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है तरजागी। ये चौथा क्वेश्चन, तो पाँचवा क्वेश्चन बता रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। फर्स्ट, तरजागीज इक्वेशन फॉर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तरजागीज इक्वेशन फॉर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, शॉर्ट में हमने लिख दिया, आप समझ लीजिए। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अब क्या होती है, चरम भारण क्षमता। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, आपको हम दो झापड़ मारते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे आपको तीसरा झापड़ पड़ता है, कहते हैं आप सर बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा हमसे, आप दो मार दिए, हम सहन कर लिया, बस तीसरा हम नहीं सहन कर सकते। तो आपकी कितनी अल्टीमेट कैपेसिटी कितनी हुई, दो झापड़ की, दो चाटे की आप सभी की अल्टीमेट कैपेसिटी हुई। माफ़ कीजिएगा, हमने थोड़ा सा मजाक में बोला है, ठीक है, इसको आप सीरियस मत लीजिए। तो हमने यहाँ पे आपकी कैपेसिटी कितनी हुई, दो की। मैक्सिमम आप दो मार खा सकते हैं, दो से ज़्यादा आप नहीं मार खा सकते। तो आपकी जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हुई वो दो चाटे की। इसी तरह सॉइल की होती है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, जितना वो मैक्सिमम जितना लोड बियर कर सकता है वो उसकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट एक आता है परमिसिबल, ठीक है, कितना हम उस पर अलाउ करेंगे। अल्टीमेट जितना है हम उतना थोड़ी अलाउ करेंगे कि ये अल्टीमेट हमारा 100 किलो का है, हम 100 किलो थोड़ी देंगे कि नहीं तो हमारा 1 ग्राम बड़ा तुरंत वो फेल कर जाए। हम परमिसिबल करते हैं कि हम इतना देंगे, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ लगाते हैं, उसके बाद हम देते हैं। ये आप पढ़े होंगे आरसीसी में, हमने आपको पढ़ाया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के इतना देते हैं, ठीक है। परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेयरिंग कैपेसिटी। तो परमिसिबल बेयरिंग कैपेसिटी
कि कितना हम उस पर देंगे, वो उतना सहन कर सकते हैं। जैसे 100 का लग रहा है तो हम उस पर 80 ही देंगे, ताकि अगर 20 का एक्स्ट्रा कभी आ गया तो वो बियर कर सके आसानी से। तो हमारी अब क्या इक्वेशन होती है, इक्वेशन को हम देखते हैं QF से प्रदर्शित करते हैं। QF से प्रदर्शित करते हैं CNC प्लस गामा DF, ये फॉर्मूला आज तक हमें भी नहीं याद हुआ। CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 B गामा B गामा B गामा B N गामा, सॉरी N गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला था। हमने आपको 4-5 फॉर्मूला और बताए। ये पूछा गया आप सभी के लिए यहाँ पे, एक मिनट ध्यान दीजिए। ओ सॉरी, आपसे आप स्क्वायर फुटिंग के लिए पूछा गया, ये तो नॉर्मल फार्मूला था। हम सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया स्क्वायर फुटिंग के लिए कई, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है स्क्वायर पादों के लिए धारण क्षमता, और फिर यहाँ पे अर्धव्यास के लिए, आयताकार के लिए, गोल। ठीक है, तो क्या था QF गामा, हाँ ये फॉर्मूला था QF बराबर गामा DF NQ, गामा DF NQ प्लस 0.5 BN गामा BN गामा BN गामा, ये फार्मूला है फॉर स्क्वायर फुटिंग। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ऐसे कई फार्मूले आप उसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको सब बताया हुआ। नेक्स्ट है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। हमने आपको बताया कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कि उस पर जितना लोड हम दे सकते हैं वो अगर बियर कर सकता है तो हमारी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहती है, कितना वो लोड बियर कर सकती है वो इसकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहती है। बियरिंग कैपेसिटी हमारे कई प्रकार की होती है, नेट बियरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमने आपको बताया कि, और फिर परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो नेक्स्ट बताने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, जो मतलब कि उसको ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा क्या होगा उसकी बियरिंग कैपेसिटी बेकार हो सकती है, किसकी, सेलो फाउंडेशन की। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें थी मैं आपको बता दिया, अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्या, प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट आपने कई बार पढ़ा हुआ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए बताने रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और फिर अपलोडिंग में फिर ये दिक्कत करती है, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट आपका एक चैप्टर आ जाता है किसी में कि स्टेबलाइजेशन मतलब स्थायीकरण, ये भी चैप्टर आप सभी के इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन आप सभी के आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि स्टेबलाइजेशन क्या होता है, स्टेबलाइजेशन, केमिकल स्टेबलाइजेशन, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, कई प्रकार के स्टेबलाइजेशन होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। बाकी सारी चीज़ें, 2 क्वेश्चन एक तो बच रहा है कि सेलो फाउंडेशन को प्रभावित करने वाले कारक, और एक प्लेट लोड टेस्ट, ये आप सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट्स का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।